सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, बहुत सारे मौज़ूआत हैं आज मेरे प्रोग्राम में। ज़ाहिर अभी आपने देखा कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जो कि बुलाया इसीलिए गया था कि जो फ्रांसीसी सफ़ीर है उसको मुल्क बदर करने के हवाले से करारदाद जिस पर अब बहस होगी, मुख्तलिफ फोरम्स पर इस पर बहस की जाएगी। इस पर एतराज़ मुस्लिम लीग नून ने किया कि इससे पहले जो मुआहिदा TLP से किया गया वो भी ऐवान में पेश नहीं किया गया, और उसके बाद जो ये करारदाद है ये भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर नहीं लाई गई। अब ज़ाहिर इस पर बहस भी होगी और बहस के बाद ये करारदाद जो है अगले इजलास में मंजूर भी की जाएगी। ये अभी हुकूमत जिन्हें जो जिस तरह से टैकल किया, कल भी हमने गुफ्तगू की इस तमाम तर मामले को, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और वज़ीर आज़म ने जो आज इजलास हुआ उसमें ये कहा कि हम सब आशिक़ाने रसूल हैं, हम सब एक नबी के मानने वाले हैं। और मैंने तो हमेशा इस्लामोफोबिया पर बात की है, हर फोरम पर मैंने तौहीन रिसालत के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात हुए हैं ये बड़े खुश आइंद हैं। ये तमाम तर टॉपिक्स हैं आज के। और ज़ाहिर मईशत जिसके बारे में कल भी वज़ीर आज़म ने जिक्र किया कि अभी हमें जो फोकस करना है वो मुल्क की मईशत पर है। धरने, एहतजाज ये मुल्क की मईशत को पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो आज मैंने सोचा कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ इसी जो टॉपिक है इससे करती हूँ कि मुल्क की मईशत पर जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या असरअंदाज और किस तरह से असरअंदाज होती हैं। और ख़ास तौर पर जो बात हुकूमत कर रही है कि मईशत को उठाने के लिए हम इक़दाम कर रहे हैं, वो इक़दाम करे किस तरह से जा रहे हैं। हम बार बार सुनते हैं करंट डेफिसिट जो है वो बढ़ गया है, शरह सूद को हम नीचे ले आए हैं, इंडस्ट्रीज़ को हम ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। खैर, आज एक अहम इंडस्ट्री की मैं बात करूँगी और वो है ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री। गाड़ियाँ बनाने की सनत, गाड़ियाँ ख़रीदी भी जाती हैं, गाड़ियाँ बनाई भी जाती हैं। इस सनत ने कितना फ़ायदा हुआ कोरोना में, जिस तरह हमने देखा कि मुख्तलिफ सनतें जो थीं उनको नुकसान हुआ, क्या गाड़ियाँ बनाने की सनत को फ़ायदा हुआ या नहीं। तो आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ मैं इस टॉपिक से करती हूँ। तो कुछ मालूमात हैं वो आपसे पहले शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान में गाड़ियों की जो फ़रोख्त हुई वो एशिया में सबसे ज़्यादा थी और तेज़ी के साथ इसमें इजाफा हुआ। पाकिस्तान में गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनियों की तंजीम पाकिस्तान ऑटोमेटो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की जारी करदा आदाद-ओ-शुमार ये कहते हैं कि गाड़ियों की फ़रोख्त में मौजूदा माली साल के पहले 9 महीनों में 37% इजाफा हुआ। टॉप लाइन इदारे की सर्च के मुताबिक लकी मोटर जो कि पामा का रुकन नहीं, उसकी कारों में भी 40% का इजाफा हुआ। नई कंपनी होंडाई निशात भी मार्च के महीने में 723 गाड़ियां फरोख्त की। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाक सुजुकी की 9 महीनों में फरोख्त में 13% का इजाफा देखने में आया। टोयोटा कार बेचने वाली इंडस मोटर्स की फरोख्त में ज़ेर जायज़ा अरसे में 59% इजाफा देखने में आया। और रिपोर्ट ये कह रही है कि होंडा कार कंपनी की कारों की फरोख्त में 54% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में गाड़ियों की सनत मुल्क की ज़र मुबादला का 2.8% बनता है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर साल गाड़ियों की सनत से तकरीबन 30 अरब रुपए टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में कौमी ख़जाने में जमा होते हैं। अब ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा तो हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी ज़र मुबादला का 2.8% का हिस्सा है। अगर 37% गाड़ियों की फ़रोख्त में इजाफा हुआ तो उसकी वजह क्या थी? कहाँ तो लोग महंगाई की चक्कियाँ पिस रहे हैं, लोगों के लिए अशिया खुर्दनोश ख़रीदना नामुमकिन सा होता जा रहा है। तो ये वो कौन लोग हैं जो कि गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं? ये सवाल सबके जहनों में है। और इतना बड़ा इजाफा हुआ तो वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या मुहरकात हैं, इसे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं HM शहजाद साहब, चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आपका। और मुआशी तजियाकार हैं खुर्रम शहजाद साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हजरात का शुक्रिया। सबसे पहले मैं शहजाद साहब यानी कि HM शहजाद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। क्या वजह हुई कि कोविड के दिनों में हमने देखा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नीचे की तरफ गई, लेकिन जो गाड़ियाँ बनाने की सनत थी उसमें ज़्यादा गाड़ियाँ बनी भी और बिकी भी। इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, सिर्फ इसमें समझ की बात है। अगर आप कंपैरिजन करें 2019 से 2020 का तो आपको मेरी बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। 1,56,000 गाड़ियां 2019 में बनी हैं, 2020 में सिर्फ 96,000 गाड़ियां बनी हैं। आप इसका कंपैरिजन अगर आप करने के लिए जाएंगे तो इसका मकसद ये हुआ कि हम 2019 से हमने 70,000 गाड़ियां 2020 में कम बनाई हैं। लेकिन अब अगर आप ये जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 की बात करेंगी और कंपैरिजन अगर 20 का आप करेंगे तो लामोला आपको लगेगा कि प्रोडक्शन बढ़ी है। जबकि अगर 2018 और 19 का आप सामने
फिगर्स रखेंगे तो उसके हिसाब से इनकी प्रोडक्शन बढ़ी नहीं है। लेकिन क्योंकि हम कोविड के अंदर 2020 की मार्च में हम कोविड में चले गए, अप्रैल और मई में कोई प्रोडक्शन नहीं थी, जीरो थी। अच्छा। लेकिन अप्रैल और मई के अंदर हम जीरो पे थे। जून जुलाई में कुछ प्रोडक्शन बढ़ी, आस्ता आस्ता कोविड के अंदर टाइमिंग हमें मिलता गया, इस तरह हमारी सेल होती गई। लेकिन ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी या ये रिपोर्ट जो आपने भी पेश की गई है वो हकाइक पे मबनी नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ मीठा मीठा हप वाली बात है, कड़वा कड़वा थूथू वाली बात है। आप देखें कि ये जो फिगर जितने भी दिए गए हैं, जब तक आप पिछला रिकॉर्ड 18-19 का आप रखेंगे सामने तो ये फिगर्स आपको समझ में आएंगे। चले, आप ये कह रहे हैं कि पुराने फिगर्स थे उसके मुकाबले में अगर हम देखें, कंपैरिजन में हम देखें तो ये फरोख्त के फिगर्स कम हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कई ऐसी गाड़ियां हैं जिनके लिए लोग रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो पता चला कि वहां तो बुकिंग पूरी फुल हो चुकी है, गाड़ियां हैं ही नहीं और अब उनको मजीद इंतजार करना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल, खैर मैं मजीद डिस्कशन करूंगी, लेकिन मईशत पर असरअंदाज कैसे होता है ये तमाम तर मामला। खुर्रम शहजाद साहब, असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया था, आपको भी याद होगा, उन्होंने कहा कि गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ, इतने फीसद इजाफा हुआ, उन्होंने भी कोट किया एक फिगर, और उन्होंने कहा हमारी मईशत पर ये बड़ा अच्छा असर पड़ा है इसका। तो गाड़ियों की फरोख्त का क्या मईशत पर अच्छा असर पड़ सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कमोडिटी सेक्टर्स होते हैं ये बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जैसे कि सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, गाड़ियां हो गई और बहुत सारे इस तरह के जो है प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटीज हैं जो कि टेम्परेरीली तो ऊपर जाती हैं। इंडिकेशन इसी चीज की होती है कि टेम्परेरीली थोड़ा सा मोमेंटम बना है, एक पेंट अप डिमांड हम इसे कहते हैं कि कुछ डिमांड रुकी हुई थी एक सर्टेन रीजन की वजह से, जैसे कि कोरोना हो गया, कोविड के दरमियान बहुत सारी चीजें बंद थी, लोग खरीद नहीं पा रहे थे या फिर लोगों की जो डिमांड है या लोगों की जो जरूरत है वो भी कम हो गई थी, कम्यूट बहुत कम हो गया था। सही। और अचानक से जैसे चीजें खुलना शुरू हुई तो हर किसी की कम्यूट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की बढ़ गई, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें तेजी हुई। फिर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने एमनेस्टी दी थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और इसकी वजह से सीमेंट सेल बढ़ गई, इसकी वजह से स्टील सेल बढ़ गई। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि इकोनॉमी बिल्कुल ठीक हो गई है या नहीं है, ये मेरे ख्याल में फेयर स्टेटमेंट नहीं होगा। अच्छा। ये टेम्परेरीली चीजें सारी बड़ी तो हैं, ये बात हकीकत है, लेकिन इस इन्फिनिटी कैसे होगी, सस्टेन कैसे करेंगी आगे जाके ये डिमांड, ये हमें इस पे काम करना है। तो मेरे ख्याल में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें इम्प्रूवमेंट तो आई है, पहिया चलना शुरू हुआ है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है ना, जैसे कि पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में प्राइस बढ़ाना रिफॉर्म्स नहीं है, महंगाई कर देना रिफॉर्म्स नहीं है, उसके अंदर पावर सेक्टर की जो चोरियां हैं, जो हमारा जो पुराना सिस्टम लगा हुआ है, जो गल गया है, वो उस पर इन्वेस्टमेंट करना, उसको अपग्रेड करना, फिर ह्यूमन रिसोर्स हमारी अभी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट वैसी नहीं हुई है। एजुकेशन के इश्यूज हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, फिर उसके सारे मसले हैं, हमारे यहाँ टैक्स सही से कलेक्ट नहीं होता, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बहुत बड़ी है और इसकी वजह से टैक्स कैश में इजाफा हुआ है, कैश इकोनॉमी में इजाफा हुआ है कोरोना की वजह से, क्योंकि हमने जो पैसे बांटे भी थे वो भी शायद बैंकों के थ्रू इस तरह से नहीं बांटे जो कि हमें करने चाहिए थे। तो टैक्स रिफॉर्म, पावर सेक्टर रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म, फिर मॉनेटरी रिफॉर्म्स जो अभी होने जा रहे हैं, फिर उसके अलावा हमने इनकम टैक्स का जो एक अभी ऑर्डिनेंस इशू किया है, फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस, जिसपे इनकम टैक्स के इंसेंटिव्स हमने वापस ले लिए, ये एक्चुअली एंटी ग्रोथ स्टेप्स हैं। तो पॉइंट ये है कि इकोनॉमी में एक टेम्पररी डिमांड का होना और एक सस्टेनेबिलिटी का होना, वो एक अलग अलग बात है। हाँ, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं आपसे अभी जरा मुझे बजट पर बात करनी, को जून में आने जा रहा है और एक नए वजीर खजाना है मुल्क के जो कि बजट पेश करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहूंगी आप साथ रहें, जब तक मैं एचएम शहजाद साहब से गुफ्तगू करूं। एचएम शहजाद साहब, खित्ते में जितने ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ जो हैं वो बिकती हैं और कीमत ज़्यादा होती है गाड़ियों की, आप ये बात जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने अगर देखा कि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हुआ तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शरह सूद में कमी हुई, इस वजह से इजाफा हुआ। तो डीलर्स को इससे कितना फ़ायदा हुआ? नहीं, देखें, ये बात तो ठीक है कि बैंकिंग सेक्टर जो पिछले कई सालों से बिल्कुल मध्यम था, वो शराय कम होने की वजह से ऑटो के ऊपर जो है फोकस हुआ और इसके ऊपर ऑटो में सेल बढ़ी है।
लेकिन यहाँ देखें, हम आज तक मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम असेंबलर्स हैं। अभी HM शहजाद साहब मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और उनसे सवाल मेरा ये था कि क्या शरह सूद में कमी की वजह से गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ, तो उनकी बात अधूरी रह गई थी। साथ ही हमारे HM शहजाद साहब। जी देखिए, इसमें ये जरूर हुआ है कि बैंक इंटरेस्ट जो नीचे आया उसकी वजह से गाड़ियों के अंदर नुमाया खरीदारी में इजाफा हुआ है। लेकिन देखें, हमारे मुल्क की जरूरत क्या है, आज तक कभी इसके ऊपर हम नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि ये मईशत में कितना बड़ा किरदार अदा कर रही है। हमारे मुल्क की जो जरूरत है वो 10 लाख गाड़ियों की है। ये टोटल मुश्किल से 2 लाख गाड़ियां असेंबल करते हैं। आज तक हमारी बदनसीबी ये रही है कि हम असेंबलर हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं है। सही कह रहे हैं। और ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारा है मुल्क का, जो गाड़ियों की कीमतें जो बार बार बढ़ती हैं। अब देखें ना, पिछले 1 साल के अंदर गाड़ियों की कीमतों के अंदर बेइंतहा, अगर मैं आपको कहूं कि जून 2019 में जो डॉलर था वो 152 153 का था, आज भी 152 153 का है। लेकिन प्राइसेस जो है वो आप समझ लें कि 40% इन्होंने प्राइसेस गाड़ियों के अंदर कीमतों में बढ़ा दिए हैं। आज डॉलर जब आ गया है तो प्राइसेस नीचे आनी चाहिए, उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। तो ये सारी बातें वो देखने की हैं कि आवाम को कुव्वत खरीद में एक तो गाड़ी नहीं मिल रही, और जो गाड़ियां मिल भी रही हैं, जो कंपनी प्राइस है वो बहुत ऊपर चले गए, लेकिन ये कंपनी प्राइस में भी नहीं मिल रही गाड़ियां। ब्लैक मार्केटिंग में गाड़ियां खरीदनी पड़ रही हैं, चाहे टोयोटा हो, होंडा हो, सुजुकी हो, या ये अब जो आपने कहा क्या आई है, या जो है होंडाई आई है, ये तमाम गाड़ियां 8-8 10-10 लाख रुपए ब्लैक मार्केटिंग में बिक रही हैं। तो एक तो देखिए, ये कोई 2-2.5 लाख गाड़ियां असेंबल करके मुल्क के अंदर बेचना ये कोई बहुत बड़ा फन नहीं है। फन तो ये है कि अपने मुल्क की जरूरत को कम कीमत की गाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को। ये आपने अहम मुद्दा उठाया और इस नुक्ते पर हमने कई दफा बात भी की है। HM शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि हमने मुल्क में अपने इंडस्ट्रीज कितनी लगाई। हम असेंबल तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम मैन्युफैक्चरर हुकूमत को सोचना होगा। और बात यह है कि कीमतें बढ़ी हैं तो उन कीमतों को कम करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, ज़ाहिर हमने देखा काबीना में बड़ी तब्दीलियाँ आई। अब इन 2.5 सालों में कोई चौथी बार हमारे नए वजीर ख़जाना आए शौकत तरीन साहब, जो कि खुद ये कह रहे हैं मैं 11 साल बाद आया हूँ वजारत में, अभी मैं देखूंगा यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, अभी मैं समझूंगा। अभी तो वो समझने की ही सिचुएशन में है, लेकिन उनके ऊपर एक बहुत बड़ी कड़ी एक जो उनका असाइनमेंट है वो है बजट में, बजट की सूरत में। और जून में उन्होंने बजट पेश करना है। वो बजट जो पिछले साल हमने देखा जिसकी नेगेटिव GDP ग्रोथ रही थी, खसारे का बजट होता है वहाँ हमेशा हमारा। इस बार बजट में तो ये भी कहा जा रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने लगाए गए हैं कि आवाम को समझ ही नहीं आएगी कि हुआ क्या है। मेरी इस पर गुफ्तगू भी पिछले प्रोग्राम में हुई थी। आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा इम्तिहान खुद वजीर ख़जाना के लिए और आवाम के लिए कितना बड़ा इम्तिहान होगा ये नया बजट? देखिए जी, ये तो टफ कॉल है, ऐसा नहीं है कि कोई आसान काम है, बट पॉइंट ये कि बड़ी बेसिक चीजें करनी है जो कि अभी तक नहीं हुई है। प्रायोरिटाइज करनी थी चीजें जो कि अभी तक नहीं हुई है, पिछले 2.5 साल में भी नहीं हुई, पिछले 10 साल में भी नहीं हुई, 30 साल में भी नहीं हुई। तो बात यह है कि प्रायोरिटी किस चीज को करना है। देखिए, एक होती है लॉन्ग टर्म अप्रोच, एक होती है आपका मीडियम टर्म अप्रोच, एक होती है शॉर्ट टर्म अप्रोच। एक नॉर्मली बेसिक्स होते हैं किसी बिजनेस को चलाने के लिए या किसी भी मैनेजमेंट को जो है रन करने के लिए। आप गोल सेट करते हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर उसको आप जो है वो कंट्रोल भी करते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आनी चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बड़े बेसिक्स होते हैं ग्रोथ के लिए। एक तो बड़ी चीज होती है इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट जब होगी और वो क्यों होगी, वो इसलिए होती है कि आपके यहाँ 2 एस्पेक्ट्स जो है देखे जाते हैं। एक तो होता है पॉलिसी कंसिस्टेंसी, दूसरा होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर आपके पास पॉलिटिकल, वो कहते हैं ना, जो आपका सियासी इस्तेहकाम है, अगर वो नहीं है तो उसका असर फिर जो है वो मर जाता है। और जब मशी पॉलिसी पे आता है और वो ठीक नहीं होती, कंसिस्टेंट नहीं होती, तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो आपके यहाँ ग्रोथ नहीं आ सकती, क्योंकि ग्रोथ आती है इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी चाहिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम करना है, टैक्सेस को कम करना है। अपने जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स है गवर्नमेंट के, अपने 500 रुपए गवर्नमेंट अपने आप को रन करने में खर्च करती है, वो क्यों नहीं उसको कम कर सकते। अगर आप 500 अरब वहां से कम करेंगे और 4 ट्रिलियन रुपीज के आपके जो है वो रेवेन्यूज होते हैं, 4,000 अरब के आपके रेवेन्यूज है, रफ्ती इस साल तकरीबन कोई 4500 अरब के हो जाएंगे। सही। और उसमें से 500 अरब तो सिर्फ गवर्नमेंट अपना जो है वो खर्च कर देती है। फिर मसला ये है कि गवर्नमेंट टैक्स लगाते सही जगह पे टैक्स नहीं लगाती, आसान चीज ये समझती है कि कर्जा ले लिया जाए।
और वो कर्जा हमने पिछले 2.5 साल में भी लिया है, पिछले 20 साल में भी लिया है। तो पॉइंट ये है कि कर्जों को कम करना है, हमारे टैक्सेस को सही जगह पे बढ़ाना है, और जहाँ पे ग्रोथ हो रही है वहाँ टैक्सेस को एक्चुअली कम करना लेकिन है। कर्जों को कैसे कम किया जाएगा? यहाँ तो कर्जा उतारने के लिए कर्जा लिया जा रहा है खुर्रम शहजाद साहब, और वो कर्जा जो लिया जा रहा है उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए आवाम पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो आपको लगता है हुकूमत कुछ कर पाएगी? ऐसी जगह पे कर्जा खर्च करना जो प्रोडक्टिव स्पेंडिंग है, जहाँ जैसे पीएचडीपी की हम बात करते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, जैसे एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है प्रोविंशियल एम्बिट में भी चीजें आती हैं, फेडरल में भी आती है, बट मिलके चलना है ना सबको। मुल्क तो एक ही है, मुल्क तो सबके लिए है। कर्जा आप अगर फेडरल गवर्नमेंट कर्जा ले रही है, उस कर्जे का तो फायदा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी होता है। अगर या पावर सेक्टर में मसले आते हैं तो उसका तो रिस्पॉन्सिबल प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है। तो पॉइंट ये है कि दोनों एंड को बैठ के ये सोचना होगा, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर का काम नहीं है ये हायर अथॉरिटी का विलिंगनेस का भी इशू है कि वो बैठ के चीजों को लीड करे कि जी हमें कर्जे कहाँ जा रहे हैं। कर्जे अगर कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जो कि नॉन प्रोडक्टिव है, जिसका आउटकम ये हो रहा है कि हम वापस कर्जा नहीं दे पा रहे, तो ऐसी जगह खर्च करें ना जिसकी वजह से हम ना सिर्फ कर्जा वापस दे सकें बल्कि अपने आप को ठीक भी कर सकें। तो देखिए कर्जों का सही इस्तेमाल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कर्जे जो है वो लेने के लिए लेने, तो उसका सही इस्तेमाल और सही जगह टैक्सेस लगाना और अपने रिफॉर्म्स लेकर आना, ये सब चीजें जगह तरीके आम आदमी को फायदा भी होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल ये तमाम तर चीजें हैं जो कि मिलकर अगर काम किया जाएगा तो बेहतर हो सकती हैं। खुर्रम शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही बात की। कर्जे ले तो लिए जाते हैं लेकिन कर्जों को ठीक जगह पे लगाया नहीं जाता और नॉन प्रोडक्टिव होते हैं, उसके बाद फिर कर्ज वापस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, उसके लिए फिर दोबारा कर्ज देना पड़ता है। तो ये था अभी का पॉइंट। महंगाई पर थोड़ी सी और बात करेंगे, कुछ पॉलिटिकल भी कुछ खबरें डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमत दावे कोई कंप्लीट ना हो सके, पूरे ना हो सके, महंगाई वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर हम बात करें सब्जी, गोश्त, फल सभी की कीमतों को ऊपर लग चुके हैं। माह रमज़ान में जिस तरह मैंने बात की थी कि तमाम पूरी दुनिया में हम देखते हैं कीमतों को कम किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर कीमतों को बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं होता कि वो कीमतें अगर बढ़ाई गई हैं तो उसके पीछे क्या वजह है। एक प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नाम की कोई चीज़ हुआ करती थी, अब वो हमें कहीं नज़र नहीं आती है और जिसका जो दिल चाहता है अपने मन माने नरखों पर चीज़ों को बेचता है। प्राइस लिस्टें लगी होती हैं लेकिन उन लिस्टों पर भी कोई अमल नहीं करता। ये हर जगह का हाल है, ये हर शहर का हाल है, ये सिर्फ एक जगह की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूँ तो मुर्गी का गोश्त, जिसको हमने देखा कि पिछले दिनों भी खासी कीमतें बढ़ गई, फिर उस पर कई दफ़ा ये ताबीरें दी गई कि वजह यह है कि डिमांड और सप्लाई का जो है वो मसला आ रहा है, शादियों का सीज़न था। लेकिन अब रमज़ान है, रमज़ान में भी हमने देखा कि जो गोश्त की कीमतें बढ़ी तो मुर्गी की कीमतें भी बढ़ गई और 500 से ऊपर जो है वो 1 किलो गोश्त मुर्गी का मिल रहा है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं, पहले ज़रा मैं इस पर बात कर लूँ। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब हैं, स्पोक पर्सन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया आपका। रसूल बख्श रईस साहब सीनियर तज़कियाकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्दुल मारूफ साहब, पहले भी आपसे गुफ्तगू हुई, आपने कहा कि कीमतें बढ़ने की वजह यह है कि डिमांड और सप्लाई का मसला आ रहा है। अब माह रमजान में भी डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है या क्या वजह है, क्यों बढ़ रही हैं कीमतें? जी मतलब सर आपने कहा ना 500 रुपए नहीं, इस वक्त शहर में जो गोश्त हो रहा है मुर्गी का जी वो 450 से 460 रुपए के दरमियान नहीं, ऐसा नहीं लेकिन ये पिछले दिनों 400 रुपए तक भी आ जाते हैं। चलिए आपको जो मैं बता रहा हूँ गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सर्वे करवा सकता हूँ। सर मैं तो खुद खरीदारी करती हूँ, खातून हूँ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। नहीं, मैं आपसे इख्तिलाफ नहीं करूंगा। जाहिर है कि अगर आप डिफेंस से खरीद रही हैं या क्लिफ्टन से खरीद रही हैं तो वहाँ पे जरूर क्लिफ्टन से नहीं खरीद रही, खैर कीमत यही है। आप आगे बढ़े, बताएं कि कीमत बढ़ क्यों रही है? कीमत इसलिए बढ़ रही है, पीछे जो है वो सप्लाई बहुत कम है। 10-12 दिन गर्मी पड़ी है शिद्दत की, इससे शराब जो है वो मुर्गियों की खासी बढ़ी है। अच्छा। और उसके बढ़ने की वजह से पीछे से सप्लाई कम हो गई है। अच्छा। ये हमेशा होता है जब गंदम का सीजन होता है। हाँ। तो उसमें जब थ्रेशिंग हो रही होती है तो उसकी वजह से भी जो है वो शराब में इजाफा हो जाता है। ये मेरे ख्याल में अगले 10-12 दिन में बेहतर हो जाएगा और मुर्गी जो है, मुर्गी का गोश्त या जिंदा मुर्गी जो है वो अपनी कीमतों पर वापस आ जाएगी। तो ये कीमत वैसे हुकूमत ने कितनी जो है वो मुकर्रर की है मुर्गी की कीमत? हुकूमत तो मेरे ख्याल में पता नहीं 38 रुपए मुकर्रर की हुई थी, 200 कुछ रुपए मुकर्रर की हुई है। अच्छा। उस साइड पे तो कोई भी नहीं देखता ना वो
जिस तरह कमिश्नर साहब रेट मुकर्रर करते हैं कराची का मुर्गी इस वक्त शॉर्ट हुई हुई है मुर्गी, जो मैंने आपका जो शरह बढ़ी है, वो मुर्गी आ रही है खान से, बावलपुर से, उसको कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं उस रेट के ऊपर जो रेट वो देते हैं, और कभी भी उनका रेट जो है ना वो नहीं रहेगा, ये हमेशा से होता है। पहली दफा नहीं हुआ आप रेट। अच्छा, अभी खैर आपको ये मालूम नहीं है कि हुकूमत ने क्या रेट मुकर्रर किए हैं, आपके क्या रेट्स हैं? वैसे मुर्गी जो आप लोगों ने मुकर्रर की है कीमत, वो किस कीमत पर मुकर्रर की है? जी 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 286 है जी, 286 है लाइव बर्ड का रेट, और जो गोश्त है वो 450 रुपए के करीब है, 450 और 60। उसमें भी फिर ये होता है कि अगर आपको कलेजी पोटे के बगैर चाहिए तो उसका रेट बढ़ जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसकी मुख्तलिफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 500 रुपए या 550 रुपए बेच रहा है तो वो अपनी कोई ना कोई इस पे मंतक तो पेश कर सकता है ना, वो कह सकता है कि मुर्गी बड़ी है। गलत ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहा है। वैसे ये कीमतें कम कब तक हो जाएंगी? मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। अच्छा, अब्दुल मारूफ साहब बेहतर हो जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया अब्दुल मारूफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन कुछ लग यूँ रहा था कि आपको भी सही से मालूमात है नहीं कि क्या है जो हुकूमत ने मुकर्रर की है और क्या कीमत है जो मुख्तलिफ मार्केट्स में गोश्त की कीमतें हैं, खासतौर मुर्गी की कीमतें हैं। रसूल बख्श रईस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है मेरा टॉपिक महंगाई चल रहा था और मैंने इस पर गुफ्तगू करनी थी। पॉलिटिकल मामलात पर आने से पहले मैं चाहूँगी आपसे ये बात ज़रा करना चाहूँ कि हुकूमत ने बड़े वादे किए, बड़े दावे किए, 2.5 साल हो गए, अभी भी इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारा असल चैलेंज महंगाई है, लेकिन ये चैलेंज है ना उनके लिए, ये उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, माह रमज़ान में तो पड़ लग गए हैं। अब चाहे वो गरीब तबका, वो तो बेचारा किसी भी खाते में नहीं आता, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, एलीट क्लास हो, सब परेशान है। रसूल बख्श रईस साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत कुछ करना भी चाहती है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए? कोई भी हुकूमत कहीं पे भी दुनिया में महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती। महंगाई का ताल्लुक अगर आप मार्केट फोर्सेस को देखें कि उसका सप्लाई और डिमांड से होता है। अगर खाने वाले ज़्यादा हैं और पैदा करने वाले कम हैं, पैदावार कम है, खपत ज़्यादा है, तो कीमत तो ज़रूर बढ़ेगी। तो ये आप हक़ायक़ लोगों के सामने रखें। एक तो यह है कि लोग बच्चे जिस तादाद में पैदा कर रहे हैं उससे तो महंगाई बढ़ती रहेगी। कि आपकी ज़मीन कितना है वो तो उतना ही है जो 1947 में थी। जो पानी है वो 1947 से कम होके अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें पर कैपिटा तो वो बिल्कुल कम हो गया। हम सरप्लस में थे, अब वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज में हैं। तो आबादी अगर आपकी तकरीबन 35 मिलियन से के 230 मिलियन के करीब हो जाए, सही बात तो फिर महंगाई का आप रोना ना रोएं। उसके लिए हुकूमतों को ये चाहिए था कि समाजी तरक्की की राहें हमवार करते, लोगों को तालीम देते, लोगों को शऊर देते कि आप उतना बच्चे पैदा करें जितना आप उनकी कफालत कर सकते हैं। तो बच्चे और मुर्गियां आप उसी तरीके से पैदा करें जिस तरह से जो हमारा मुआशरा पैदा कर रहा है, तो महंगाई तो होगी। और फिर ये है कि महंगाई पाकिस्तान में सीजनल भी होती है कि मैंने देखा कि लोग अपनी सब्जी को ज़ाया कर देते हैं। आजकल टमाटर जिस तादाद में पैदा हो रहे हैं सिंध में, लोग घरों में फेंक रहे हैं कि खरीद करने वाला नहीं है, 10 रुपये में भी खरीद करने वाला नहीं है। तो वो एक जो निज़ाम है मंडी का, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हुकूमतों के ऊपर मलबा डालना बड़ा आसान है, लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना ज़रा मुश्किल काम है। वो दिलाएं कि अगर शक्कर मार्केट में चीनी महंगी है तो आप ना खरीदें, कम इस्तेमाल करें। अगर दाल और गोश्त महंगा है, कम खरीद करें, कम खाएं, ज़रा कफालत से काम लें, खुद सब्जियां घर में लगाएं। तरगीबात देती हैं हुकूमतें, हुकूमत की उन बातों पे तो कोई तवज्जो नहीं देता कि घर में अगर आप छोटी सी जगह है तो अपने लिए सलाद लगा सकते हैं, आपके लिए छोटी मोटी सब्जियां लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं, छत्तों पे लगा सकते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि बाजार में जाएं, 10 रुपये 100 रुपये लेके जाएं और अपना सब्जी का बैग भर के लें। चले एक तरफ तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी एक तरफ तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो पहलू ये कि मुनाफाखोर भी तो है ना, वो मुनाफाखोरी करते हैं। आपने कहा सीजनल होती है महंगाई, तो ये सीजन है जिसमें मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं। अब अगर कुछ ज़रूरी अशियाँ हैं, चले सब्जियाँ उगा लेंगे, फल अगर अपने घरों में वो कर लेंगे, लेकिन ज़ाहिर अगर चीनी नहीं लेंगे, अगर आटा और घी और चावल लेने के लिए भी जाएँ और वो भी आपको महंगा मिल रहा हो, और भी बहुत सारी ज़रूरतें ज़िंदगी होती है, और मुनाफाखोर सरगर्म बैठे हुए हों, तो फिर आप क्या करें? फिर किसके पास जाएं? फिर किसको बोलें?
देखिए, मुनाफाखोरी जो है सारी दुनिया में होती है। यहाँ पाकिस्तान में एक तो ये है कि जो एक हमारे तज़ादात हैं ज़ाती ज़िंदगी के, कि ज़ाहिरी तौर पर बड़े मजहबी और बड़े अखलाकी और बड़े इंसान दोस्त लगेंगे, लेकिन ना वो टैक्स हुकूमत को देते हैं, बिजलियाँ चोरी करते हैं और साथ साथ आवाम के साथ कुछ जब चीज़ बेचते हैं तो वो मुनाफाखोरी करते हैं। सही। ये चीज़ें जो जो माशरे में तरबियत है, अखलाकियात है, इंसानियत है, ये वो कम हो गई हैं। हमारी जो इंसानी कदरें हैं, जो हमारा मज़हब जो हमें तालीम देता है, वो उसकी कदर नहीं रही हमारे मुआशरे में। दिखावा ज़्यादा है, अमल नहीं है। तो उसके ऊपर अगर आप कहें कि लाखों की तादाद में ये लोग वेंडर्स हैं जो सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं, मुर्गी बेचते हैं, दुकानदार हैं, उनका कारोबार चलता है, उनके ऊपर हुकूमत कैसे पहरा दे? कितना लोगों को आप वहाँ पे मुलाजमीन ये तो को खैर आपकी भेजेंगे बात कि दुरुस्त जाके है कि हर इंसान का अपना भी तो कुछ फ़र्ज़ है। अब हम बात करते हैं मुसलमान हैं तो मुसलमान एक दूसरे मुसलमान पर किस तरीके से अपना अच्छा बर्ताव कर सकता है। ज़ाहिर है वो दुकानदार भी उसमें शामिल होते हैं कि आप अपनी कीमतों को कंट्रोल करके, मुनाफाखोरी कम करके भी अपने दूसरे मुसलमान भाई का ख्याल कर सकते हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें भी बहैसियत मुसलमान इंसान अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए भी कुछ सोचना होगा। अच्छा, एक मामला जो हमने देखा कि ज़ाहिर 5-6 रोज़ से जो हुकूमत ने जिस तरह टैकल किया TLP के मामले को, अब मुआहिदा भी हो गया, मुज़ाकरात भी हो गए। आज हुकूमत ने करारदाद भी कौमी असम्बली में पेश की कि जिस पर बहस होगी कि फ़्रांस के सफ़ीर को बाहर निकाला जाए। जो दीगर जमातें हैं, सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, उन्होंने इस बात पर एतराज़ किया कि ना ही ये करारदाद मुत्तफ़िक़ा थी, ना ही पहले वाला मुआहिदा ऐवान में लेकर आए, ना ही किसी बात पर हमें एतमाद में लिया। तो हुकूमत चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाई या फिर ये हो गया उनसे ऐसा? देखिए, अब अगर एतमाद में लेना है तो वो ये तरीका है कि आप कोई करारदाद, कोई चीज़ सामने असम्बली के ऊपर लें, असम्बली में लें, वो ले आए। बाकी ये है कि ये हर चीज़ पार्लियामान तो नहीं चलाती, एक हुकूमत भी होती है। कि मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अगर सफ़ीर को निकालना है या सफ़ीर को लाना है या किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात बहाल करने हैं या तोड़ने हैं, उसके फ़ैसले यहाँ पार्लियामान में होना चाहिए। ये पार्लिमानी जमहूरियत में भी इसकी रिवायत नहीं, ये हुकूमत का काम है। लेकिन ये मामला इतना हसास हो गया है हुकूमत के लिए, ये मुश्किल बहुत भारी हो गई है। तो वो पार्लिमान का सहारा ले रही है, वो एक ब्रीदिंग स्पेस लेना चाहती है क्योंकि हम सांस ले सकें, कहीं से कोई मदद मिल सके। और अगर कोई ऐसा कदम उठाया भी जाए कि जिसमें लगे कि फ्रांस के साथ या मगरबी दुनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, तो उसमें हुकूमत सामने ना आए, इसलिए वो प्राइवेट मेंबर बिल ले आए हैं। तो हुकूमत छुपना चाह रही है। मसाइल ही ऐसे हैं कि अगर लोगों में मजहबी जज्बातियत इस हद तक हो कि आप पुलिस स्टेशनों के ऊपर हमले करें कि करने वाला कौन, मुल्क कोई और हम अपने लोगों को 8 पुलिस वाले मार दिए, 40 गाड़ियाँ जला दी, 80 के करीब पुलिस वाले ज़ख्मी हैं। और जो दीनी जमात है जो एहतजाज कर रही थी, वहाँ से भी लोग शहीद हुए हैं, मारे गए हैं। तो ये किसका नुकसान है? हम क्या कर रहे हैं? ये चीज़ तो वज़ीर आज़म साहब ने इस कौम के सामने रखी। हमें सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये दुरुस्त है और हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से जो बातें हो रही थी वो भी बिल्कुल दुरुस्त है कि देखिए, नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब का ईमान है मुसलमानों का, इसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ ना करता है ना सोच सकता है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कि वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है, वो कर रहा है। इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए, सही ना किसी दीनी जमात को सियासत करनी चाहिए, किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए, उस पर सियासी बयानात भी नहीं होने चाहिए। ज़ाहिर मामला हसास है और सोच समझ के हमें इस पर बात भी करनी है। बिल्कुल आपका पॉइंट आया। उस्मान सईद बसरत साहब तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। उस्मान साहब, ज़ाहिर मुश्किलात तो हैं और हुकूमत कोशिश भी कर रही है कि चीज़ों को हैंडल करे और आप लोगों ने करने की कोशिश भी की, लेकिन ज़ाहिर अपोजिशन को मौका मिलता है बात करने का और अपोजिशन ने बात की। आज अपोजिशन ने कहा कि आपने अगर मुज़ाकरात ही करने थे तो जमातों का कदम क्यों करार दिया। फिर ये भी कहा कि पहले तो आपने कहा कि फ्रांस के सफ़ीर को हम नहीं निकाल सकते, आज आप करारदाद भी लेकर आ गए। फिर आज ये भी एतराज़ शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि मुत्तफ़िक़ा नहीं थी करारदाद। तो अपोजिशन को किस तरह से हैंडल करेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जो आज अपोजिशन का रवैया रहा है पार्लियामान के अंदर, एक चीज तो इस मुश्किल वक्त में देखिए, जो मुश्किल वक्त है तो ये इमरान खान के ऊपर मुश्किल वक्त है, कोई PTI के ऊपर मुश्किल वक्त है। अगर हम कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये डंट कब से इस मुल्क के अंदर चल रहा है।
तो क्या ये हमारे ऊपर था कि हम ही लेके आए? लेकिन क्योंकि हम हुकूमत हैं, हमने इसका आगे बढ़ के ना सिर्फ इसका एहसास किया है और करना भी था हमें, बल्कि हमने मामला की बेहतरी के लिए जो भी पॉसिबल यहाँ पे ऑप्शन थी उसको इस्तेमाल किया। लेकिन आज अपोजिशन का जो रोज रोना रोते हैं, आपके प्रोग्राम में भी मेरे ख्याल में मैं तो हजारों दफा आया तो हजारों दफा ये बात आप भी कहती रही हैं कि पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं लेके आते जी, आप मसलों को पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं लेके आते। रोज यहाँ पे अपोजिशन जो है इस जालसाजी का मुजाहरा करती है कि ये तो सारा बिल ले आते हैं, ये सदारती ऑर्डिनेंस ले आते हैं, पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेते। और आज जब पाकिस्तान की इस अहम मसले के ऊपर, जिसके ऊपर पूरी कौम एक हैजानी कैफियत का शिकार है, अगर आज उसको पार्लियामेंट के अंदर लेके आए हैं और ये बात एक जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस प्रिवेल कर रही है कि पार्लियामेंट के अंदर इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए, बैठ आज आप देखें इनका रवैया क्या है। मसला ये है कि ये अपोजिशन किसी तौर पे भी सब्सटेंशियल इशू पे बात नहीं करना चाहती है। ये अपोजिशन किसी तौर पे भी पार्लियामेंट का जो काम है कि वहां पे पाकिस्तान के लोगों के मसाइल की बात हो, उसके हल के ऊपर एक जो एक जनरल विजडम है वो एक पैरुए अमल आए, ये उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। आज शाहद खाका नवाज़ी जिसका आप हवाला दे रही हैं, इस कदर शर्मनाक उस आदमी का पार्लियामेंट के अंदर रवैया कि आप स्पीकर को उठ के इस तरह की नाजेबा और बाजारिक और थड़ों वाली गुफ्तगू करें, इस तरह एक हाकर करते हैं, कंडक्टर करते हैं, एक गैर तालीम याफ्ता एक उजड़ आदमी की तरह उस आदमी ने आज यहाँ पे बिहेव किया है। और अगले दिन यही आदमी जो है बदकिस्मती पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वो सरेआम लोगों को, आम पब्लिक को तशद्दुद करते हुए भी देखे गए और फिर डिटाई से टीवी के ऊपर उसका बैठ के तो गालियां भी निकालते रहे। देखिए पार्लियामेंट जो है वो पाकिस्तान के लोगों की मसाइल के हल के लिए एक जगह है। ये पार्लियामेंट जो है अगर यहाँ पे बहस नहीं होगी, हम यहाँ पे नहीं लेके आएंगे, तो कहाँ लेके जाएंगे बात को? अगर लेके आए यानी कि ना नहीं, बिल्कुल लेकर आए, लाने पर तो जाहिर है किसी को भी एतराज़ नहीं है, पार्लियामेंट में ही हल होनी चाहिए मामलात चीज़ें। और आपको लगता है कि ज़ाहिर अगर इस पर बहस हो सकती है तो बिल्कुल बहस की जाए, बात भी की जाए। अच्छा, एक मामला और है उस्मान सईद बसत, अब जहांगीर तरीन ज़ाहिर नाराज़ भी हैं, खफा भी हैं और उनको ये लगता भी है उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हुकूमत क्या कोशिशें कर रही है? क्योंकि एक ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं, पंजाब से भी आप जानते हैं, कौमी असम्बली के भी मेंबरान हैं जो उनके साथ हैं, इन्होंने उनके अफ्तार डिनर में भी और उनसे वैसे भी मुलाकातें की हैं। तो अब हुकूमत क्या सोच रही है? ख़ास तौर पर ज़ाहिर उनको शिकायत तो वज़ीर आज़म से है, तो वज़ीर आज़म ने कोई कमेटी बनाई है उनको मनाने के लिए? देखिए सुमैया, एक बात तो मैं आज आपकी प्लेटफॉर्म से बड़ी एक क्रिस्टल क्लियर बात करूं कि ये मुमकिन नहीं है कि जहांगीर तरीन के मामले के ऊपर किसी किस्म की कोई ज्यादती की जाए, क्योंकि ना तो प्राइम मिनिस्टर, ना इस पे हुकूमत, ना हुकूमत की कोई अरकान, ना कोई इदारे इस बात के ऊपर कोई है कि उनके साथ कोई ज्यादती की जाए। लेकिन एक बात बड़ी बिल्कुल क्लियर है कि रूल ऑफ लॉ के बगैर तो सोसाइटी नहीं चलती। यानी कि एक मुल्क के अंदर यहाँ पे हमारे अरसे से यही हुक्मरानों का कानून रवा रहा है कि अगर आप हुक्मरानी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कानून, लेकिन ये तो उनको बताना होगा ना, ये बात अगर उनको नहीं समझ में आ रही तो ये समझाना तो हुकूमत का काम है, ये वजीर आजम का काम है, दोस्त तो वो उनके हैं। देखिए ये मुल्क जो है ये कानून और आइन के तहत चल रहा है। ये मुल्क जाती ताल्लुकात या दोस्तियों की बिना पे तो नहीं चल सकता। इस मुल्क ने पहले समझियों को वजीर बना के 80 कमेटियों पे बिठा के बच्चों और बच्चियों को अपने आगे करके अपने रिश्तेदारों के साथ हुकूमतें चलती रही हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर, एक बात बिल्कुल क्लियर है, ना वजीर आजम आज आपका कारोबार कर रहा है, ना उसके खानदान का कोई शख्स कारोबार कर रहा है, ना वजीर आजम अपने ऑफिस ऑफ किसी प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अब रूल ऑफ लॉ के बगैर कोई चारा नहीं है, किसी किस्म की ज्यादती। अच्छा चलें, ये तो आपका तमाम लोगों का मौक़िफ़ है ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनका यही मौक़िफ़ है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब का भी अपना एक मौक़िफ़ है और कहते हैं कि ये कुछ लोग हैं हुकूमत में जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शहजाद अकबर का नाम भी इसमें सामने आया और ये कहा गया कि उन्होंने इस तरह से जो है तमाम तर चीज़ें की हैं, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, मैंने कोई ऐसा एक्स्ट्रा जो है वो कुछ नहीं किया। अच्छा रसूल बख्श रईस साहब, ये जहांगीर तरीन का जो मामला है, आपको लगता है कि हुकूमत वाक़ईतन सिर्फ एक सबक देना चाहती है अपोजिशन को कि देखो सिर्फ अपोजिशन के लिए ही एहतसाब का अमल नहीं, हमारे अपने लोग भी इसमें बर्रा नहीं है, उनके खिलाफ भी हम एहतसाब कर रहे हैं, या फिर मामला वाक़ईतन कुछ और है? नहीं, ये मिसाल बनाने के लिए नहीं है। इससे पहले भी हुकूमत के लोग जेल में जा चुके हैं। अलीम खान कहा था, जेल में नहीं रहा वो। कानून, इमरान खान का बिल्कुल मौक़िफ़ दुरुस्त है कि कानून अपना रास्ता बनाएगा। अगर आप समझते हैं कि आपके खिलाफ इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है तो अपना दिफा अदालत में जाके करें। सब लोग कहते हैं इंसाफ नहीं मिल रहा, भाई इंसाफ होने तो दें, अदालतों में जाए। अदालतों में जाते नहीं, अदालतों के ऊपर हमले करते हैं। एहतसाब ब्यूरो पे हमला किया एक खातून ने जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर है, लोगों को ले जाते हैं।
दुनिया में कभी है कि किसी एक फ़र्द के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हों अदालत में और आप जत्थे वहाँ पे लश्कर लेके जाएं और वहाँ पे चढ़ाई करें? ये क्या धौंस धांधली नहीं होती कि अदालतों को आप मरूब करें? मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब, मैं उनके बारे में हुस्न नज़र रखता हूँ, लेकिन ये है कि इल्ज़ामात गलत नहीं है उनके खिलाफ। अच्छा, क्यों उनसे कोई इंतकाम लेना? तो इमरान खान किस बात का उनसे इंतकाम लेगा? कौन सा उन्होंने तो इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, जिस तरह वो खुद कहते हैं कि उनकी खिदमात है, क्या खिदमात का सिला ये है कि अगर वो गलत काम करें तो इमरान खान उससे सरफ नज़र करें? क्यों करें? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपने वो गलत काम किया, वो तमाम चीज़ें जो शुगर कमीशन बना था उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, और जो इल्ज़ामात हैं आप उनका जवाब दें। सही है, सियासत ना करें, सियासत ना करें, ये आपका तज्जिया है। आप ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो लेकर आएँ और उस पर ज़ाहिर आप सबूत जो हैं शुगर स्कैंडल में आप उसको डिनाई करें और देखें, लेकिन जो बात है वो अदालत में करें, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रसूल साहब आपका भी, उस्मान सईद बसरा साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।